मामले बढ़कर हुए 781। संक्रमण को मात देकर 241 लोग हुए स्वस्थ। दिल्ली में सर्वाधिक 238 मामले दर्ज। महाराष्ट्र में अब तक 167 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित। दिल्ली में जारी येलो अलर्ट के बाद लोगों की बढ़ी परेशानियां। मेट्रो स्टेशनों पर दिखी लंबी कतारें। केरल, तेलंगाना, राजस्थान, तमिलनाडु और कर्नाटक में मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम। और खेल की खबरों में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सेंचुरियन में खेले जा रहे पहले टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन भारत मजबूत स्थिति में। लंच तक भारत ने 3 विकेट के नुकसान पर 209 रनों की बढ़त बनाई। लंच तक भारत ने 3 विकेट के नुकसान पर 209 रनों की बढ़त बनाई। नमस्कार, हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। समय हो लाल चंद्र सिंह। देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तराखंड के हल्द्वानी का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री 17,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की 23 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। 23 परियोजनाओं में से 14,100 करोड़ रुपए की 17 परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। ये परियोजनाएं सिंचाई, सड़क, आवासीय, स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति सहित कई क्षेत्रों से संबंधित हैं। प्रधानमंत्री जिन 6 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे उनमें सड़क चौड़ीकरण परियोजनाएं, एक पिथौरागढ़ में पनबिजली परियोजना और नैनीताल में सीवरेज नेटवर्क में सुधार से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बात ओमिक्रॉन के आंकड़े की। देश में कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामलों में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है और ओमिक्रॉन के देश में अभी तक 781 मामले सामने आए हैं। राहत की बात यह है कि इनमें से 241 लोग संक्रमण को मात देकर स्वस्थ भी हो चुके हैं। देश में अभी तक 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ओमिक्रॉन के मामले सामने आ चुके हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट के सबसे ज्यादा मामले अभी तक दिल्ली में सामने आए हैं, जिनकी संख्या 238 है। वहीं महाराष्ट्र में अब तक 167 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित हो चुके हैं, तो केरल में 65, तेलंगाना में 62, राजस्थान में 46, तमिलनाडु और कर्नाटक में 34 मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। और इस बीच स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में 9,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए, तो वहीं पिछले 24 घंटों में 7,347 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ भी हो चुके हैं। और इसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.40% हो गया है। और वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 0.68% दर्ज किया गया है, जबकि दैनिक पॉजिटिविटी रेट 0.79% पर है। और इन सब के बीच कड़े प्रतिबंध के बाद आज दिल्ली मेट्रो स्टेशनों पर काफी भीड़ देखने को मिली। कई स्टेशनों पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कई जगहों पर यात्रियों को रोका गया। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी DDMA के आदेश के अनुसार दिल्ली मेट्रो और बसें बैठने की 50% क्षमता के साथ चलेंगी और इनमें खड़े होकर यात्रा नहीं की जा सकेंगी। लोगों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे कोविड को फैलने से रोकने में काफी मदद मिलेगी। वहीं कुछ यात्रियों ने परेशानी की भी बात कही, लेकिन साथ में ये भी कहा कि वो सरकार का सहयोग करेंगे। नहीं, बल्कि और भी 1 वीक पहले लेना चाहिए था ऐसा डिसीजन, जिससे कि केसेस कंट्रोल में हो पाते। थोड़ी सी परेशानी तो रहेगी, लेकिन कोई बात नहीं। अगर उसके लिए अगर कंट्रोल हो सकता है तो करना चाहिए, सपोर्ट करेंगे हम। मुझे नहीं लगता कि इतनी परेशानी होगी, हम लोग मैनेज कर लेंगे, पहले भी किया ही है।
बगैर सेहत का ध्यान रखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो गवर्नमेंट है उसने बिल्कुल ठीक करा है, 50% कर दिया बसों में, मेट्रोज वगैरह में, ये काफ़ी अच्छा किया गया है, क्योंकि अगर ये केस आगे बढ़ गए तो हमें ही प्रॉब्लम होती है। और अब बात करते हैं दक्षिणी राज्य केरल की। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के चलते केरल में रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे के बीच कर्फ्यू 2 जनवरी तक लागू रहेगा। 31 दिसंबर को रात 10 बजे के बाद नए साल के जश्न की अनुमति नहीं होगी और बैठने की क्षमता पहले की ही तरह 50% तक सीमित हो सकती है। समुद्र तटों, मॉल और अन्य भीड़भाड़ वाली जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों को लागू करने के लिए पर्याप्त पुलिस बलों के साथ सेक्टोरल मजिस्ट्रेटों को भी तैनात किया जाएगा। एर्नाकुलम और तिरुवनंतपुरम जिलों में अधिक जीनोम सीक्वेंसिंग करने के निर्देश दिए गए हैं, जहां तुलनात्मक रूप से अधिक मामले सामने आए हैं। पड़ोसी राज्य कर्नाटक में कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों को देखते हुए कल से 10 दिन का रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू होगा। ये कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। राज्य में नववर्ष पर सार्वजनिक स्थानों पर समारोह आयोजित करने और लोगों के जमावड़े पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की महानगर पालिका ने कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों पर एक बैठक की। इस बैठक में महानगर पालिका के अधिकारी और पुलिस प्रशासन के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। बैठक के बाद महानगर पालिका के मुख्य आयुक्त गौरव गुप्ता ने कहा कि शहर में 92% से अधिक योग्य आबादी ने पहली खुराक का टीकाकरण प्राप्त किया है और लगभग 72% ने दूसरी खुराक ले ली है। अब हम 15 से लेकर 18 साल तक के बच्चों, स्वास्थ्य देखभाल और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और वरिष्ठों के टीकाकरण के लिए कमर कस रहे हैं। The state machinery is all geared up. The Honorable Chief Minister has given instructions. The police force, I've had a discussion with the police commissioner as well. He has directed his people and every action will be taken by all concerned regulatory authorities, right, for taking further action. Thank you. रुक करते हैं आज की एक और बड़ी खबर का। केंद्र ने चुनाव ड्यूटी कर्मचारियों को फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं की तरह ही कोविड टीका के बूस्टर डोज के लिए पात्र माने जाने संबंधी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ये नए निर्देश जारी कर दिए। अधिक संक्रामक ओमिक्रॉन वेरिएंट की चिंता के बीच एहतियाती डोज लगाए जाने की शुरुआत की जा रही है। चिकित्सा कर्मी, अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मी और पहले से अन्य बीमारियों से परेशान वरिष्ठ नागरिक 10 जनवरी से एहतियाती डोज लगवा सकते हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमरोहा में कई विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन किया और उन्होंने एक जनसभा को भी वहां संबोधित किया। योगी ने कहा कि यूपी के कोरोना प्रबंधन को पूरी दुनिया में सराहा गया है। वर्तमान में पूरा देश और पूरी दुनिया कोरोना महामारी का सामना कर रही है और मेरी आप सबसे अपील है, कोरोना के दौरान आपने देखा होगा कि हमने प्रदेश के जीवन को भी बचाने का काम किया था और जीविका को भी बचाने का काम किया था। पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना प्रबंधन को दुनिया ने सराहा और उत्तर प्रदेश के कोरोना प्रबंधन को देश ने सराहा। और इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में हिंदू नेताओं को झूठे मुकदमे में फंसाने का काम किया था। वो फर्रुखाबाद में विकास कार्यों की सौगात देने के बाद एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने मालेगांव विस्फोट मामले में एक गवाह के हालिया बयान का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस की शरारत देश के खिलाफ अपराध है और कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। आपने महाराष्ट्र एटीएस का एक बयान देखा होगा। उस समय कैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं को, हिंदू नेताओं को कैसे लोग झूठे मुकदमों में फंसाने का कार्य कर रहे थे। आपने मालेगांव विस्फोट के मामले में देखा होगा। कांग्रेस की शरारत देश के खिलाफ एक अपराध है और कांग्रेस के लोगों को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए देश की जनता से। और कानपुर में समाजवादी पार्टी से जुड़े एक इत्र कारोबारी के यहां भारी मात्रा में नकद बरामद होने की ओर इशारा करते हुए योगी ने कहा कि अब पता चला कि नोटबंदी का अखिलेश यादव इतना विरोध क्यों कर रहे थे। अब समझ में आया ना
बबुआ नोटबंदी का विरोध क्यों करता था? क्योंकि ये नोट गरीबों का पैसा और विकास का पैसा जो आपके जनपद में उपयोगी होता, लोक कल्याण का कारक बनता, उस पैसे को ये लोग हड़प गए थे, छुपा रहे थे। आज उस पैसे को हम लोग फिर से निकाल रहे हैं और फिर उसको विकास के कार्यों में लगवाएंगे। रुख करते हैं अगली खबर का। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार ने आज एक वर्चुअल कार्यक्रम में नवाचार उपलब्धियों संबंधी संस्थानों की अटल रैंकिंग 2021 जारी की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ARIIA रैंकिंग से भारतीय संस्थानों को शोध एवं नवाचार को बढ़ावा देने वाला माहौल विकसित करने की प्रेरणा मिलेगी। प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ चल रहे धन शोधन के मामले में विशेष न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र दाखिल कर दिया। इसी साल अप्रैल में सीबीआई के द्वारा देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप के तहत केस दर्ज किए गए थे, जिसके बाद जांच के क्रम में प्रवर्तन निदेशालय ने भी उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी। देशमुख को 1 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। निदेशालय की तरफ से दायर आरोप पत्र में अनिल देशमुख को मुख्य आरोपी बनाया गया है और उनके बेटों को भी अपराध में शामिल बताया गया है। देशमुख पर सबसे पहले मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह ने भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगाए थे, जिसके बाद बारी बारी से कई आरोप देशमुख पर लगे थे। फिलहाल मुंबई के आर्थर रोड जेल में वो बंद हैं और देशमुख फिलहाल वहीं पर मुंबई के आर्थर रोड जेल में हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा के नेतृत्व में चुनाव आयोग का पूर्ण दल उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा कर रहा है। भारत निर्वाचन आयोग लखनऊ में आज डीजीपी, राज्य के गृह मंत्रालय के अधिकारियों और व्यय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इससे पहले कल आयोग ने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की थी। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज लोकप्रिय उर्दू मासिक पत्रिका तजस्सुस के ताज़ा अंक का विमोचन किया। उन्होंने इस मौके पर विज्ञान प्रसार द्वारा हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित विज्ञान पत्र अ ड्रीम 2047 का विमोचन भी किया। विज्ञान प्रसार सभी भौतिक और मल्टीमीडिया टच पॉइंट का उपयोग करके विज्ञान के प्रति लोगों में रुचि जगाने के लिए काम कर रहा है। इस बारे में और जानकारी के लिए जितेंद्र सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने। अभी जो नया सर एक मैगजीन लॉन्च किया गया है उर्दू में, आप बात कर रहे थे सर कि नेटिव लैंग्वेज में और भी मैगजीन्स आएंगे, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ दिनों में हम सर? नहीं, जैसा आपने ठीक कहा, आज ये जो विमोचन हुआ है मंथली मासिक विज्ञान की पत्रिका का, वो हिंदी और उर्दू भाषाओं में, अंग्रेज़ी में तो था ही, इसके अतिरिक्त तो बहुत सी वर्नैकुलर भाषाओं में भी हमारी पत्रिकाएं तैयार हो चुकी हैं। उदाहरण के तौर पर तेलुगु में, मलयालम में, मैथिली में। अगले चरण में कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही समय के बाद हम डोगरी, कश्मीरी, उड़िया और पूर्वोत्तर की कुछ भाषाओं को लेकर के भी इस प्रकार की पत्रिकाएं विमोचित करेंगे। और इसके पीछे का भाव ये है कि अपनी भाषा में हर व्यक्ति को विज्ञान का अध्ययन करने का अवसर मिले, ताकि भाषा का ज्ञान या अंग्रेजी का ज्ञान ना होने के कारण उसे कोई डिसएडवांटेज ना रहे। साथ ही साथ अब हमारे पास चुनौती रहेगी ट्रांसलेशन की, क्योंकि हम ये चाहेंगे कि आने वाले समय में विज्ञान की पुस्तकें, यहाँ तक कि जो वैज्ञानिक इंस्टीट्यूट हैं, भले ही इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, मेडिकल इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर भी स्थानीय भाषाओं में, वर्नैकुलर लैंग्वेजेस में पाठ्यक्रम की पुस्तकें उपलब्ध रहें। और उसके लिए अनुवाद करने वाले ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जिन्हें उस विज्ञान या उस विषय का भाव समझ में आता हो। पिछले साल साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने आगे आया है, ये डिपार्टमेंट ने कोविड के टाइम पे। नेक्स्ट ईयर हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? गगनयान मिशन है और भी बहुत सारे मिशन है जो मिनिस्ट्री लेके आ रही है। कोविड के दौरान भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। डीएनए वैक्सीन जो पहला था, वो उसको डेवलप करने का कार्य हमारे बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने किया। यहाँ फरीदाबाद में हमारी लेबॉर्ट्री है, ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस लेबॉर्ट्री, वहाँ पर इसका सारा प्रयोग हुआ। इसी प्रकार रीयूजेबल पीपी किट्स हमारे एटॉमिक एनर्जी विभाग ने तैयार की।
वेंटिलेटर जिसमें बाद में कोलैबोरेशन IIT कानपुर की हुई, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग से हुआ। तो काफ़ी मात्रा में रेमडेसिविर का प्रयोग यहाँ पर होता रहा। और अगर कुल मिलाकर के देखें अगर आने वाले समय में, तो गगनयान हमारा मिशन 2023 में उसकी हमने योजना बनाई। उससे पहले जो अनमैन्ड मिशंस हैं वो 2 कल आने वाले समय में 2022 में रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे बात करने के लिए तो ये थे यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो बता रहे थे कि अगले कुछ साल साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के लिए बहुत अहम होने वाले हैं। कैमरा पर्सन अनिल के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। अगली खबर कानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में दंगा भड़काने की साजिश का आरोप लगाते हुए भाजपा ने समाजवादी पार्टी की आलोचना की है। पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि समाजवादी पार्टी रैली और शहर में दंगा भड़काने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने कहा कि इसके लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक गाड़ी को भाजपा की गाड़ी की तरह पेश करके उसमें तोड़फोड़ की और फिर उसका वीडियो वायरल किया ताकि जनता में आक्रोश फैल जाए। आप इनकी गुंडाई देखिए कि अपनी गाड़ी को भारतीय जनता पार्टी के रूप में सजाना और खुद उसे चकनाचूर कर देना और संदेश देना कि हम इस प्रकार से, अगर आप विकास के साथ खड़े होंगे तो हम इस प्रकार से आपको ध्वस्त कर देंगे। ये काम कौन करता है? ये काम माफिया करती है। ये काम गुंडा राज वाले करते हैं कि अपने माफिया राज के दबदबा को स्थापित करने के लिए। और राजनीति की कुछ और बड़ी खबरों में पंजाब के कई नेताओं ने आज भाजपा का दामन थाम लिया। इनमें शिरोमणि अकाली दल के पूर्व नेता जगदीप सिंह, रविप्रीत सिंह, हरभाग सिंह और कांग्रेस के पूर्व विधायक शमशेर सिंह शामिल हैं। इन सभी को दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में भाजपा के वरिष्ठ नेता गजेंद्र सिंह शेखावत ने सदस्यता दिलाई। और मणिपुर के खेल मंत्री और एनपीपी नेता लेतपाओ हाओकिप भाजपा में शामिल हो गए हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में उन्हें सदस्यता दिलाई। इस अवसर पर लेतपाओ हाओकिप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नॉर्थ ईस्ट और मणिपुर तरक्की कर सकता है। मैंने बीजेपी में हमारा पार्टी एनपीपी छोड़कर ज्वाइन करने में फैसला किया है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये प्रधानमंत्री जी, मोदी जी और अमित शाह जी का नेतृत्व में हमारा नॉर्थ ईस्ट और देश मणिपुर और विकास तरक्की कर सकता है। इनका कहना है सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, वही मूल मंत्र है जिसके द्वारा प्रधानमंत्री जी 130 करोड़ लोगों को साथ में लेकर विकास कर रहे हैं। और वहीं केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र यादव ने कहा कि भाजपा ने मणिपुर को शांति और विकास की सौगात दी है। जो मणिपुर एक समय कांग्रेस के कुशासन के कारण पूरी तरह भ्रष्टाचार से त्रस्त था, जहां लगातार बंद जैसे आयोजन रहते थे और जनता ये महसूस करती थी कि मणिपुर के विकास के लिए खुलापन, सुशासन ये बहुत आवश्यक है, उसको विगत 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदान किया है। वहीं केंद्रीय मंत्री और पंजाब चुनाव प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि हम हर परिस्थितियों में कार्य करने के लिए तैयार हैं, निर्णय चुनाव आयोग को करना है। हमारी पार्टी ने बंगाल चुनाव में भी वर्चुअल रैली की थी। चुनाव आयोग इसको लेकर के जैसा भी निर्णय करेगा, उस निर्णय के लिए सब लोग साथ में मिलकर के काम करेंगे। वर्चुअल है, भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी पहले भी तैयार थी, हमने बंगाल के चुनाव के समय में भी वर्चुअल रैलीज की है। और जब कोविड आया था, पहले दौर और दूसरे दौर के समय में जब दुनिया की सारी पॉलिटिकल पार्टियां हाइबरनेशन पे चली गई, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के संघ को
सांगठनिक स्तर पर संभालने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार बूथ से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक सब लोग जुड़े हुए थे और सब लोग वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समाज को संभालने का भी काम कर रहे थे। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी भी परिस्थिति में, कैसी भी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में काम करने में अनुकूलता बराबर रहती है। और अब बात दुनिया में कोविड के आंकड़े की। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामले 28 करोड़ 31 लाख से ज्यादा हो गए हैं। इस संक्रमण से अब तक 54,30,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। हालांकि इलाज के बाद विश्व में 25 करोड़ 17 लाख से अधिक लोग स्वस्थ भी हुए हैं। कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित देशों में अमेरिका सबसे आगे है। अमेरिका में कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 5 करोड़ 41 लाख से अधिक है। वहां पर कोरोना के कारण मारे जाने वालों का आंकड़ा 8,41,000 से अधिक है। यूरोपीय देशों में भी कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के प्रसार के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। ब्रिटेन में कोरोना के मामलों की कुल संख्या 1 करोड़ 23 लाख के पार हो गई है, तो वहीं रूस में कोरोना के 1 करोड़ 4 लाख से भी अधिक मामले हैं। फ्रांस में कोरोना के 93,26,000 से अधिक मामले हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण दक्षिण अफ्रीका और अन्य देशों की यात्रा पर लगाए गए प्रतिबंध को इस हफ्ते हटाने की घोषणा की है। बाइडेन ने कहा कि यात्रा प्रतिबंध अब आवश्यक नहीं है और ये शुक्रवार से समाप्त हो जाएंगे। बाइडेन ने कहा कि रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र की सलाह पर यह प्रतिबंध हटाया जा रहा है। गौरतलब है कि 24 नवंबर को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन के बारे में सूचना मिलने के बाद दुनिया के कई देशों ने दक्षिण अफ्रीका की यात्रा करने के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। और अब खबर खेल के मैदान से। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सेंचुरियन में खेले जा रहे पहले टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन ताजा समाचार मिलने पर दिन भर की हर अहम खबर को समेटे डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो न्यूज नाइट, जहां होती है देश दुनिया से लेकर खेल और बिजनेस की सुर्खियां।